नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। कुछ चीज़ें मैं गलत बोल देता हूं, बाद में मुझे लगता है मुझे नहीं बोलना चाहिए। ऐसे ही पिछले दिनों हुआ, शो में मैंने कह दिया कि पूरा चुनाव निकल गया, प्रधानमंत्री जी रोए नहीं एक बार। और फिर मुझे जब मैंने शो में कर लिया तो मुझे लगा यार मैं कैसी बात बोल के, प्रधानमंत्री जी इतनी इतनी उम्र वाले आदमी हैं, मैं उनके लिए ऐसा बोल रहा हूँ। नहीं रोए तो अच्छी बात है, नहीं रोना चाहिए। लेकिन गजब है प्रधानमंत्री। कल मैं टीवी देख रहा था, यूट्यूब देख रहे थे, उसमें इंटरव्यू देखा मैंने, प्रधानमंत्री जी रोने लगे। फिर मैंने अपना माथा ठोक लिया। मैंने कहा मैं तो कहते ना कि प्रधानमंत्री जी को नहीं पता, जब मेरे जैसा इंसान समझ रहा है कि चुनाव आएंगे आप रोएंगे, तो इस देश के बाकी लोग भी समझ गए होंगे कि चुनाव आ गए, प्रधानमंत्री जी अब रोएंगे। तो ये बार बार रोने का, गाड़ी के बीच में एम्बुलेंस आने का, ये सब जो प्रायोजित नाटक होते हैं, जनता समझ गई, तो फिर बार बार रिपीट क्यों कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी क्या गजब का इंटरव्यू दे रहे थे। इंटरव्यू लेने वाले ने सवाल किया कि आपके घर की जो बत्तखें हैं, मुझे लग रहा है इनके मुंह से आवाज आ रही है अब की बार 400 पार। प्रधानमंत्री जी कदम आगे बढ़ गए और उन्होंने कहा कि आपने सुना नहीं, कभी रेल की पटरियों के बीच में जब आवाज आती है ना, गाड़ी चलती है, तो उसमें से आती है अब की बार 400 पार। बीच में 400 पार का नारा भूल गए थे। फिर पूरे देश में मजाक उड़ने लगी कि ये 400 पार क्यों नहीं कहते। और इसलिए 400 पार का नारा भूल गए थे क्योंकि इनके कई सांसदों ने, नेताओं ने कह दिया था 400 पार इसलिए चाहिए, संविधान बदलना है। राहुल गांधी ने कहा संविधान नहीं बदलना, आरक्षण खत्म करना है। 400 पार इन्हें इसलिए चाहिए ना, आरक्षण खत्म करना है। इनकी जान सूख गई, इन्होंने 400 पार कहना बंद कर दिया। तब फिर विपक्ष ने कहा देखो अब 400 पार नहीं कहते, इसका मतलब कि इनके मन में कुछ काला चोर था। तो प्रधानमंत्री फिर से 400 पार कहने लगे। बेचारे गजब विपक्ष की जाल में फंस गए हैं। तो अभय दुबे जी आए, तो मैंने अभय दुबे जी के संग ये सब बातें करी इंटरव्यू में। जाने माने पत्रकार हैं देश के, आप एबीपी चैनल पे रोज उनको बढ़िया बहस करते हुए देखते हैं। बहुत शानदार इंसान है, बहुत योग्य हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि देश की राजनीति किस तरफ जा रही है और अभय दुबे जी ने आज क्यों कहा कि भाजपा 200 से नीचे रह सकती है। ये सब बातें इस इंटरव्यू में। आपसे अनुरोध है चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं अभय दुबे जी की। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। सुबह से टीवी खोला, बल्कि कल से खोला, जितने चैनल बदल बदल के देखे, सब पे महामानव जी अवतरित थे। मतलब देवताओं के देवता हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, और सब जगह उनकी चरण वंदना, आरती का, नामांकन का। चुनाव के समय में ये सब चीजें, प्रधानमंत्री का दिन भर टीवी चैनलों पे आना, एक तरफा, मतलब कांग्रेस की कोई बात ही नहीं टीवी चैनलों पर। क्या ये उचित है? मतलब चुनाव की दृष्टि से उचित है, मीडिया की दृष्टि से उचित है, नैतिकता की दृष्टि से उचित है, और नहीं है उचित है तो ये कब तक चलता रहेगा? इतना महिमा मंडन गोदी मीडिया कब तक करती रहेगी? देखिए, पहले तो मैं चाहता हूं कि इस मामले में तकनीकी स्थिति क्या है उसको साफ कर दिया जाए। मैं पहले भी इसको 4 PM पे साफ कर चुका हूं। जो भी प्रधानमंत्री होता है, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो या इंदिरा गांधी हो, इंद्र कुमार गुजराल हो या पीवी नरसिंह राव हो या देवगौड़ा साहब हो, जो भी प्रधानमंत्री हो, जब चुनाव होता है तो जब वो प्रचार करता है तो उसे दूसरे लोगों के मुकाबले कुछ विशेष सुविधाएं प्राप्त होती हैं। लेकिन वो पूरे भारत का और भारत सरकार की नुमाइंदगी नहीं कर रहा होता है। वो नेशन बिल्डिंग के लिए भी कोई प्रोजेक्ट नहीं चला रहा होता है। वो किसी सरकारी कार्यक्रम का भी उद्घाटन नहीं कर रहा होता है। वो मुख्य तौर पर अपनी पार्टी का उम्मीदवार होता है या अपनी पार्टी का सर्व प्रमुख प्रचारक होता है, जो कि नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी को केवल एक ही विशेष सुविधा प्राप्त है कि प्रधानमंत्री के तौर पर उनके सुरक्षा बंदोबस्त अलग से होते हैं, जो किसी और के नहीं होते। और वो सही बात भी है। अगर प्रधानमंत्री को कुछ हो गया तो पूरे देश को नुकसान होगा, और उसका परिणाम बहुत ही खराब, कितना भी खराब निकल सकता है, इसकी हम लोग अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो उनकी सुरक्षा का बंदोबस्त पूरा होना चाहिए। इसके अलावा जो कुछ भी हो रहा है वो सारा का सारा नियोजित एवं प्रायोजित है, और उसमें मीडिया भी पूरी शिद्दत से उसके अंदर भागीदारी कर रहा है। अगर रोड शो 2 घंटे चलेगा तो मीडिया उसे 2 घंटे दिखाएगा। रोड शो 2.5 घंटे चलेगा तो मीडिया उसे 2.5 घंटे दिखाएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से भी आगे बढ़कर एकदम विरुदावली गाने के अंदाज में, चारणों और भाटों के अंदाज में जो टीवी चैनलों के रिपोर्टर हैं वो उसको रिपोर्ट कर रहे हैं। सब लोग जानते हैं कि रोड शो में किस तरह से भीड़ जुटाई जाती है, किस तरह पहले से तैयारियां की जाती है। उसमें कुछ भी स्पॉन्टेनियस नहीं होता। रोड शो में कुछ भी स्वतः ऐसा नहीं है कि नेता रोड पे आया और जनता उत्साह में उसके लिए निकल पड़ी। भाई, लोगों के पास झोले भर भर के फूल होते हैं, तरह तरह की लोग पोशाकें पहने होते हैं, सब कुछ मतलब जो है
वो प्रायोजित होता है। और किसी भी पार्टी का रोड शो, मैं ये नहीं मानता हूँ केवल भाजपा के ही रोड शो में होता है, सब जगह आजकल रैलियां कैसे की जाती हैं उनकी एक टेक्नोलॉजी है, रोड शो कैसे किए जाते हैं उनकी एक टेक्नोलॉजी है, सब कुछ सब नियोजित और प्रायोजित होता है। ऐसे में अगर आप एक पार्टी और एक नेता, भले ही वो सत्तारूढ़ पार्टी हो, उसके रोड शो को 2-2, 3-3 घंटे दिखाएंगे तो वो आपकी निष्पक्षता के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। सवालिया निशान ही नहीं है, इसका सीधा मतलब है कि आपने निष्पक्षता का जो आवरण भी था वो भी तार-तार कर दिया है। यही कारण है कि आज जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उससे बहुत सारी ऑडियंस, बहुत सारे दर्शक वर्ग टूट कर सोशल मीडिया पे जा रहे हैं, क्योंकि वहां पे उन्हें इस प्रकार की चाटुकारिता नहीं दिखाई पड़ती। ये तो देखिए असाधारण, इस वक्त मीडिया जो है वो असाधारण चाटुकारिता का प्रदर्शन कर रहा है, और ये प्रदर्शन नरेंद्र मोदी के इंटरव्यूज में भी दिखाई पड़ता है। मैं इन दोनों चीजों को जोड़ के देखता हूँ। इंटरव्यू में देखिए, बड़े बड़े संपादकों ने, बड़े बड़े पत्रकारों ने, चैनल के एंकरों ने, ANI वालों ने, जिसने भी नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू लिए हैं, एक सवाल मैं समझता हूँ यही वो सवाल है जो बुनियादी पैमाना है। नरेंद्र मोदी किसी ने नहीं पूछा कि राजस्थान में बांसवाड़ा की मीटिंग में आपने हेट स्पीच क्यों दी। नरेंद्र मोदी को पूरा मौका है इस सवाल का खंडन करने का। सवाल को ऐसे ही पूछा जा सकता है कि भाई आपके खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की गई है कि आपने हेट स्पीच दी, इस रूप में भी पूछ सकते हैं। आखिरकार शिकायत तो की है, प्रमुख विपक्षी दल ने शिकायत की है, और चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को नोटिस भी भेज रखा है कि आप इसका जवाब दीजिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब शिकायत रिकॉर्ड पर है और चुनाव आयोग का भेजा गया नोटिस रिकॉर्ड पर है, उसके बावजूद भी पत्रकार सवाल पूछने की हिम्मत नहीं कर रहा है। आप सोचिए, सत्ता के प्रकोप से कितना दबा हुआ है, कितना त्रस्त और संत्रस्त है पत्रकार। और फिर वही एक तरफ तो आप ये सवाल नहीं पूछ रहे हैं जो पूछना आपकी बुनियादी जिम्मेदारी में जाता है। पत्रकारिता के जो बुनियादी उसूल हैं, उन उसूलों के तहत आपको ये सवाल पूछना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत उसमें जोखिम है तो जोखिम भी उठाना चाहिए। जो जोखिम नहीं उठा सकता वो पत्रकार किस बात का, वो घर पे बैठे क्लर्क की नौकरी करे सरकार में, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, पत्रकार से भी ज्यादा पैसे कमाए। ठीक बात है कि नहीं। अब दूसरी तरफ आइए, आप ये जो रोड शो वगैरह दिखाए जाते हैं, इनका क्या मतलब है भाई रोड शो दिखाने का। प्रधानमंत्री रोड शो किया तो उसका एक क्लिप दिखाया जा सकता है भाई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, कोई विजुअल तो दिखाएगा उसका। आज प्रधानमंत्री ने बनारस में एक बहुत ही लंबा और प्रभावशाली रोड शो किया। रोड शो 6 किलोमीटर से ज्यादा लंबा था, और ऐसा ही रोड शो उन्होंने 2019 में और 2014 में किया था। कल उन्हें नामांकन दर्ज करना है। इस प्रकार की एक खबर, थोड़ा प्रधानमंत्री का रोड शो था, तो आप थोड़ा दूसरी खबरों में समय देते हैं, उसमें थोड़ा डेढ़ा दूना समय दे दीजिए उसको। थोड़ा रोड शो को एक बार कैमरा पूरा दिखा दे ऐसे ही सपाटे के साथ में। इससे ज्यादा रोड शो दिखाना चुनाव के दौरान, ये प्रधानमंत्री के तौर पर रोड शो नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख प्रचारक और उम्मीदवार के तौर पर रोड शो है। इसलिए प्रधानमंत्री वाला महत्व नहीं मिलना चाहिए किसी भी कीमत पर। लेकिन इसके लोग ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री हैं, थे और रहेंगे, ये मान के पूरा काम किया रहेंगे वाला बहुत ज्यादा होता है कि रहेंगे, ये बिल्कुल ये थे, ये इस तरह की स्थिति बनी हुई है। अच्छा, अब ये लोग पत्रकार लोग, जब मैंने कई बार कैमरे पे तो ये सवाल उठाने नहीं दिया जाता, लेकिन वैसे मैंने निजी तौर पे पूछा है कि भाई ये सब क्यों कर रहे हैं आप लोग। तो मुझे ये बताया गया है कि प्रधानमंत्री को जब दिखाया जाता है टीवी के ऊपर तो टीआरपी बहुत आती है। मैंने कहा आई डोंट बाय दिस टीआरपी आर्गुमेंट, मैं ये टीआरपी वाला तर्क जो है ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। टीआरपी तो भूत प्रेतों से भी एक जमाने में आती थी बहुत, तो उसका कितना विरोध हुआ। आखिरकार में भूत प्रेत और जिन और काला टोना, काला जादू वगैरह दिखाना बंद कर दिया गया, और इसकी कोई गारंटी नहीं है। टीआरपी का मामला पूरी तरीके से फर्जी है। यही कारण है कि आज तक किसी के पास ऐसा कोई प्रामाणिक पैमाना नहीं है जो ये बता सके कि जो टीवी के ऊपर, कमर्शियल टीवी के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में जो शो दिखाया जा रहा है, उस शो को दरअसल कितने लोग देख रहे हैं और उसकी लोकप्रियता सही क्या है। जैसे कि जब यूट्यूब पे कोई चीज दिखाई जाती है, उसकी लोकप्रियता क्या है, एक सेकंड की हम लोग मॉनिटरिंग कर सकते हैं। कितने सेकंड में कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोगों ने कितने सेकंड देखा, कितने मिनट देखा, किसने आधा शो देखा, किसने पूरा शो देखा, सब हमें पता है। सबका ग्राफ देख सकते हैं, कब ऊपर जा रहा है, कब नीचे जा रहा है, कब अचानक बहुत ज्यादा कम हो गया ऑडियंस, अचानक ऑडियंस उछल गया, इस सारा का सारा हमें पता है।
सब ऑन रिकॉर्ड है पूरा का पूरा, इसमें किसी किस्म की कोई गड़बड़ी हो ही नहीं सकती है। इस प्रकार का कोई नापजोक, इस प्रकार का कोई मानदंड वो इस कमर्शियल चैनलों के पास है ही नहीं। इसलिए ये लोग एक इस तरह का जो अविश्वसनीय किस्म का तर्क देते हैं कि चूंकि प्रधानमंत्री की टीआरपी बहुत आती है, इसलिए दरअसल टीआरपी नहीं, पूरा मामला सत्ता का है, पूरा मामला सत्ता का है, इसलिए सब दिखाया जा रहा है। लेकिन मैं इस साथ में एक बात ये भी कहूंगा कि कुछ पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे टीवी चैनल, कई टीवी चैनल मैं गिना सकता हूं यहां बैठकर, काफी कुछ भारतीय जनता पार्टी ने जो तमाम सारी लफाजी की है और बहुत सारे तिकड़मे और हथकंडे अपनाए हैं, इनका बहुत से टीवी चैनलों ने भंडाफोड़ भी किया है। एनडीटीवी, इसके मालिक अदानी है, गौतम अदानी है। एनडीटीवी ने संदेश खाली मामले का भंडाफोड़ करने में प्रमुख भूमिका का निर्वाह किया। ममता बनर्जी ने जो वीडियो वगैरह जारी किए थे, उन वीडियो पर जितना ज्यादा एनडीटीवी ने दिखाया है उतना और किसी ने नहीं दिखाया है। जैसे टीवी 9 ने राजस्थान में किस तरह भाजपा की वाट लगी हुई है और राजस्थान में भाजपा पिछला चुनाव प्रदर्शन नहीं दोहरा सकती, इसके बारे में टीवी 9 ने जितना दिखाया है उतना और दूसरे कमर्शियल चैनल्स ने नहीं दिखाया है। जैसे कि जी टीवी ने प्रधानमंत्री और अमित शाह के आपने आदेश दिया था कि भाई इनके भाषणों को पूरा का पूरा न काटा जाए। तो ये कुछ ना कुछ तो यहीं कहीं पावर शिफ्ट हुआ। एल्विन टॉफलर की ये किताब नहीं है पावर शिफ्ट, तो वैसा ही पावर शिफ्ट जो है ना वो यहाँ पे होते हुए दिखाई पड़ता है। आपने कहा कि टीवी चैनलों का मानना है कि टीआरपी बहुत आती है प्रधानमंत्री के से, यानी प्रधानमंत्री को देखते बहुत हैं। एक साइट है, मैं दर्शकों को भी पहले भी बता चुका हूं, उसका नाम है सोशल ब्लेड, SOCIALBLADE, सोशल ब्लेड। प्रधानमंत्री जी ने भी अपना यूट्यूब चैनल बनाया, जैसे मैंने बनाया या किसी और ने बनाया, ऐसी प्रधानमंत्री जी का भी है। और मेरी कोई तुलना नहीं है प्रधानमंत्री जी से, कहाँ राजा वो जो कहा गंगू तेली से भी नीचे वाला गंगू तेली, मेरी तो कोई औकात तिनके बराबर भी नहीं है, चीटी के बराबर भी नहीं है। तो दर्शक सोशल ब्लेड में जाके देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी का यूट्यूब और 4 PM का यूट्यूब। अबे जी 5 गुना ज्यादा व्यूअरशिप हमारी है प्रधानमंत्री मोदी जी से। का मतलब कि जो मन की बात आता था और मन की बात में भी कहने लगा कि भैया फोटो भेजो देखते हुए, क्योंकि मन की बात भी लोगों ने देखना बंद कर दी थी, सुनना बंद कर दी थी। तो टीआरपी के मामले में इनको समझ नहीं आ रहा चैनल वालों को, प्रधानमंत्री का इतना चेहरा दिखाया गया है, इतना चेहरा दिखाया गया है, वैक्सीन पे फोटो, पेट्रोल पंप पे फोटो, राशन के थैले पे फोटो, खाद के कट्टे पे फोटो, लोग प्रधानमंत्री का चेहरा देख देख के ऊब गए हैं। ये इनको समझ नहीं आ रहा, भक्त भी नहीं देख रहे हैं अब तो। तो आप दूसरी लाइन कह रहे हैं कि सत्ता की मजबूरी है कि हिरेन जोशी जी फोन करते होंगे, डांटते होंगे कि भैया विज्ञापन नहीं चाहिए, करोड़ों रुपए की डील नहीं चाहिए, तो ये तो मैं मजबूरी हो सकता हूँ। दूसरी बात मैं बड़े विनम्रता से कह रहा हूँ, कोई बुरा ना माने कोई भक्त इस बात का, मैंने अभी 5-6 दिन पहले कहा, और मैं मतलब फिर मैं माफी के संग कह रहा हूँ ये बात, लेकिन मैंने कहा मैंने कहा अपने एक शो में कि मैं बड़ा हैरान हूँ, पूरा चुनाव निकला जा रहा है, प्रधानमंत्री जी रोए नहीं है एक बार भी। मेरे को समझ में नहीं आ रहा प्रधानमंत्री जी रोए क्यों नहीं। आज रो दिए। प्रधानमंत्री जी ने मन का मेरे भाव रख लिए, मेरी इज्जत रख ली, कल प्रधानमंत्री जी एक इंटरव्यू में रोने लगे। क्या अबे दुबे जी, जब मैं कह रहा हूं, मतलब मेरे जैसे कितने लोग होंगे जिनको पता होगा कि प्रधानमंत्री रोएंगे। अब ये कोई फिल्म है क्या, ये कोई ड्रामा है कि प्रधानमंत्री रो रहे हैं और देश समझ नहीं पाएगा क्यों रोते हैं हमारे प्रधानमंत्री इतना, और चुनाव भी नहीं। एक तो क्या है कि जब नरेंद्र मोदी हारेंगे तो उसके हम लोग खोजेंगे उसके कारण क्या क्या है, कोई किन कारणों की वजह से हारे, जाहिर है जीतेंगे तब भी हम लोग खोजेंगे भाई किन कारणों से जीते, जिस तरह हारेंगे तब भी हम लोग सोचेंगे किन कारणों से हारे। तो जब उन कारणों में एक बहुत बड़ा कारण होगा उन लोगों का जो कि प्रधानमंत्री को भगवान का, ईश्वर का अवतार कहते हैं, विष्णु का अवतार कहते हैं, और हमेशा कहते रहते हैं कि उनके पक्ष में एक साइलेंट वेव चल रही है। हमेशा कहते हैं कि अगर कोई जनता किसी की बात मानती है तो केवल नरेंद्र मोदी की मानती है, अगर किसी की साख है तो नरेंद्र मोदी की साख है। अगर एक ही बात को दो लोग कहेंगे तो नरेंद्र मोदी जो कही जाएगी उस बात को माना जाएगा, दूसरा आदमी अगर उस बात को कह रहा है तो उस बात को नहीं माना जाएगा। इस प्रकार का एक मिथक, इस प्रकार की एक माइथोलॉजी गढ़ी गई है जिसमें मीडिया पूरी तरीके से भाग लेता है। और खास बात यह है कि नरेंद्र मोदी को भी इस माइथोलॉजी पे यकीन होगी। झूठ एक ऐसी चीज है, जब आप बहुत बार बोलते हैं तो कुछ देर बाद आपको भी सच लगने लगता है। शुरू में तो आप 100-200 बार तो आप झूठ बोलते हैं सोच के कि मैं झूठ बोल रहा हूँ,
फिर 110वीं बार आप सोचते हैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं, क्योंकि लोग उस पर यकीन कर रहे हैं आपकी निगाह में या आपके सलाहकारों की निगाह में झूठ बोल रहे हैं। तो झूठ खुद आपके लिए भी सच हो जाता है और आप उसी सच के बनाए, उसी झूठ के बनाए हुए बुलबुले में रहना शुरू कर देते हैं, उसी को सच मानने लगते हैं और पूरी तरीके से हकीकत से कट जाते हैं, यथार्थ विमुख हो जाते हैं आप पूरी तरीके से। ये एक ऐसी स्थिति है। मुझे लगता है कि इस वक्त नरेंद्र मोदी, उनके सलाहकार अमित शाह वगैरह सब इसी प्रकार के झूठ के बुलबुले में रह रहे हैं। मैं ये मानता हूं कि पिछले 10 साल में ऐसे कई वर्ष थे, खासतौर से शुरुआत के, जब मुझे लगता था कि इन लोगों की राजनीतिक यथार्थ पर बड़ी जबरदस्त पकड़ है। मतलब सब बिल्कुल, इसीलिए इनकी रणनीतियां सही बैठती हैं, इसीलिए जो पेशबंदी करते हैं उसके लाभ होते हैं। इनसे कोई गलती भी होती है तो उस गलती के नुकसानों को ये लोग कम कर लेते हैं। बड़े होशियार लोग, मैं मानता रहा हूं। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में कम से कम मुझे नहीं लग रहा है कि वो प्रतिभा ये लोग दिखा पा रहे हैं, वो होशियारी ये लोग दिखा पा रहे हैं। मैं ये भी कह रहा हूं, मैं तारीफ कर रहा हूं, इतने दिनों तक होशियारी कायम रखना, इतने दिनों तक अपनी लोकप्रियता कायम रखना अपने प्रभाव क्षेत्र में, 10 साल बहुत लंबी अवधि होती है। लेकिन वास्तव में 10 साल में आदमी सफल होते होते भी थक जाता है, इसलिए वो विफल होने लगता है और विफलता को ही सफलता मानने लगता है। तो इस प्रकार की स्थिति से ये लोग गुजर रहे हैं, ऐसा मुझे लगने लगा है। अच्छा, सवाल भी कितने बढ़िया थे। एक इंडिया टीवी पे पत्रकार है, वो इंटरव्यू कर रहे थे कि आपके घर से जो बत्तखें आ रही हैं, इन बत्तखों की आवाज आ रही है अब की बार 400 पार। मोदी जी कह रहे ध्यान से सुनिए, ट्रेन चलती है तो ट्रेन की पटरियों पे अगर आप सुनेंगे तो पटरियां भी कह रही हैं अब की बार 400 पार। ये देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है कि बत्तखें कह रही हैं अब की बार 400 पार, ट्रेन जो चल रही है उस ट्रेन से भी आ रही है अब की बार 400 पार। और ये 400 पार का नारा कई दिनों बाद इसलिए कहा क्योंकि सब चर्चा करने लगे थे कि 400 पार का नारा इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि संविधान बदलने की बात, आरक्षण खत्म करने की वाली बात ये लोगों तक पहुंच गई। तो इनको लगा होगा कि अब अगर हम नहीं बोले तो ये सच मान लिया जाएगा कि हाँ इसीलिए नहीं बोल रहे हैं हम। तो फिर बत्तखें भी बोलने लगी, ट्रेन भी बोलने लगी कि अब की बार 400 पार। ये नाटक क्या होता है वैजी पढ़े लिखे? देखिए, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे तो बड़े स्वाभाविक से मुद्दे हैं। वो ऐसे मुद्दे हैं जो कि देश की अर्थव्यवस्था का जो पतन हुआ है, जो बिखराव हुआ है, वो उसका परिणाम है। पिछले 10 साल में मोदी जी ने जिस तरीके से अमेरिका और IMF और विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन के कहने पर अर्थव्यवस्था चलाई है, उससे अर्थव्यवस्था की क्षमताएं समाप्त हो गई रोजगार देने की। मोदी जी चाहे तब भी रोजगार नहीं दे सकते, मतलब हालात ही उन्होंने ऐसे कर दिए हैं और इस हालात के वो जिम्मेदार हैं। 10 साल बहुत बड़ी, आप कांग्रेस के दरवाजे भी ठीकरा नहीं खोल सकते। इसी तरह आपके पास, आपने जिस तरह की नीतियां अपनाई हैं, उस नीतियों के कारण महंगाई पर नियंत्रण करने की क्षमता सरकार की समाप्त हो गई। अच्छा, ये लगातार आप बढ़ता जा रहा है, तो ये तो स्वाभाविक मुद्दा है जिसका सामना सरकार को करना पड़ता है। लेकिन तीसरा मुद्दा, इसको कहते हैं कि संविधान बदल लेंगे अगर इनको बड़ा बहुमत प्राप्त हो गया। अगर भाजपा को 370 और NDA को 400 सीटें मिल गई तो ये संविधान बदल लेंगे। मैं ये कहूंगा कि इस मुद्दे को वोटरों की समझ और दिमाग तक ले जाने में दो बातों ने भूमिका निभाई है। एक तो भाजपा और संघ के उन मूर्ख लोगों ने जिन्होंने शुरू में ये सब बातें कही, उनमें अनंत हेगड़े हैं और इसी तरह के और भी लोग हैं जिन्होंने ये सब बातें कही कि आपकी बार जैसी प्रधानमंत्री को 400 सीटें मिली हम संविधान बदल देंगे। वहां से विपक्ष ने इसको पकड़ा, ये भाजपा ने मुद्दा उन्हें थमाया है। उसके बाद में राहुल गांधी और विपक्ष इन मुद्दे को ले उड़ा। और जिस तरह राहुल गांधी ने अपनी सभाओं में हाथ में संविधान पकड़ के, लाल कवर वाला संविधान पकड़ के, जो उन्होंने, देखिए उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी उस संविधान वाला जो भाषण दे रहे थे, उस भाषण को मैंने ध्यान से सुना और संयोग से टीवी चैनलों ने भी उसको बहुत देर चलाया, उस भाषण को। मैं समझता हूं कि वो बहुत ही प्रभावशाली भाषण है राहुल गांधी का। इतना प्रभावशाली भाषण देते हुए मैंने उन्हें सुना नहीं है पहले। वो उनका स्टेमिना, थोड़ा जल्दी से भाषण खत्म कर देते थे, लेकिन वहां वो बंदा लगातार बिल्कुल सही तरीके से, फर्स्ट क्लास, जवान साफ है और धारा प्रवाह रूप से बोल रहा है। इसी तरीके से मुरैना में जो भाषण दिया था इन्होंने, प्रियंका गांधी ने, वो भी बड़ा लाजवाब भाषण था। ये दोनों भाषण बताते हैं कि कांग्रेस कहीं ना कहीं उछाल पर है। उछाल कितना ऊंचा जाएगा 4 को पता चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उछाल पर है। तो वो जो संविधान की किताब दिखा के जो बोला है, वो बात जंगल में आग की तरह फैल गई है। आज मैं अपने राजस्थान के एक अपने पुराने वरिष्ठ पत्रकार मित्र से बात कर रहा था और मुझे राजस्थान के बारे में उनकी राय काफी पसंद है। जब भी मैंने उनसे राय ली है वही हुआ है जो उन्होंने कहा है।
कभी हुआ ही नहीं। विधानसभा चुनाव में भी जब सब लोग कह रहे थे कि कांग्रेस में जीत सकती है, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि नहीं, कांग्रेस हार जाएगी, अच्छा चुनाव लड़ेगी लेकिन हार जाएगी। वो हुआ भी। तो वो भी कह रहे थे कि महंगाई और बेरोजगारी के बाद में जो संविधान बदलने वाला मामला है, उसने राजस्थान के मीणाओं को, राजस्थान के जाटों को, राजस्थान के दलितों को कांग्रेस की तरफ कर दिया है। असर पड़ा है। अच्छा, मैं अगर इसी राजनीति पे आऊं तो राजस्थान में जो फीडबैक आ रहा है वो सब लोग कह रहे हैं कि 8-10 सीटें वहां कांग्रेस जीतने की स्थिति में आ गई है। क्या आप सहमत हैं इस बात से? देखिए, राजस्थान में चुनाव खत्म हो चुका है और अब सब लोग आराम से उसका विश्लेषण कर सकते हैं। अभी बहुत दिन है पड़े हुए विश्लेषण करने के। मुझे लगता नहीं है कि वहां पे सब लोग कह रहे हैं कि 9 सीट कम से कम कांग्रेस जीत सकती है, 9 सीट। और मैं तो 9 कह रहा हूं, अगर 5 भी जीत गई तो बहुत बड़ी बात है। सही बात है। बहुत बड़ी घटना है होगी ये। और जब मैंने पूछा कि इसका क्या कारण है भाई, एक अचानक वहां पर अभी लोकसभा विधानसभा का चुनाव हारा है, ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से इतनी सीटें कांग्रेस जीतते हुए दिख रही है लोगों को। तो मुझे बताया गया कि जब से राहुल कसबा का बीजेपी ने टिकट काटा चूरू से, तो उसके बाद वो कांग्रेस में चला गया। उस राहुल कसबा का टिकट काटा तो उसको लोगों ने कहा कि कांग्रेसी नेताओं से कहा कि भाई, पहले कांग्रेस काफी ढीली थी राजस्थान, बहुत ढीली। तो जब कहा कि भाई ये टिकट काटा, तो कांग्रेसियों ने रातों रात उनको कांग्रेस में शामिल करके उनको टिकट दे दिया। वहीं से पूरा सीन बदलना शुरू हुआ राहुल कसबा के कांग्रेस में शामिल होने से। एक तो वो जाट हैं और जाट पहले से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रति हमदर्दी दिखा चुके थे अपनी। नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि जाट समाज, मीणा समाज, राजस्थान का दलित समाज, राजस्थान के मुसलमान और राजपूतों का एक हिस्सा, ये सब कांग्रेस के पक्ष में चले गए। और जब इतना बड़ा समर्थन कांग्रेस की तरफ गया है तो फिर जाहिर है भाजपा को नुकसान तो होना ही है। अब इसमें तरह तरह की राय है। कोई कहता है 4 सीट कांग्रेस जीतेगी, कोई कहता है 5 सीट कांग्रेस जीतेगी, कोई कह रहा है 9 सीट कांग्रेस जीतेगी। 9 तक का तो मैंने बहुत से गंभीर समीक्षकों से सुना है कि 9 सीट कांग्रेस जीत सकती है। बड़ा है ना, मैं बड़ा ताज्जुब में था गुजरात को लेकर। गुजरात में मेरे स्थानीय संपादक है मयूर जानी, उन्होंने कहा कि 6-7 सीटें बिल्कुल फंसी हुई हैं, 2 सीटें कांग्रेस जीत जाएगी। अगर ये 6-7 सीटें फंसी हुई है, फंसी हुई जो शब्द है, अगर ये गुजरात में भी सामने आ रहा है जहां एक तरफा बीजेपी रहती थी, अगर वहां भी फंसी आ रहा है मामला, तो इसका मतलब क्या, इसको देश का मूड मान लेंगे आप? देखिए, गुजरात में अगर कांग्रेस 2 सीटें जीतती है, राजस्थान में अगर कांग्रेस 5 सीटें जीतती है और 1 सीट हनुमान बेनीवाल जीतते हैं और 1 सीट जो कांग्रेस के जो दूसरे जो गठजोड़ पार्टनर हैं वो जीतते हैं, इस तरीके से अगर 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी हारती है, तो मैं ये मानता हूं कि फिर भारतीय जनता पार्टी 200 से नीचे जाएगी। 200 से क्योंकि नीचे? ये सब, हाँ, ये सब जो गुजरात में ये सब जो है वो वहीं तक सीमित रहने वाला नहीं है। अच्छा, अगर 200 से नीचे कल्पना करें कि बीजेपी जाती है, तो क्या प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी नेता प्रतिपक्ष रहना रिटायर्ड पसंद? हट, जैसे क्रिकेट में होता है ना, बाउंसर लगी रिटायर्ड हट, पेवेलियन में बैठ के इलाज करा रहे। क्या करेंगे? होंगे नेता क्रिकेट में कहते प्रतिपक्ष? हैं रिटायर्ड हट, बाउंसर लगी तो गए गया आदमी पेवेलियन में बैठ के इलाज कराएगा। तो पेवेलियन मतलब राजनीति आप खत्म, राजनीति खत्म। बिल्कुल राजनीति खत्म। उसके बाद जब जाएंगे भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करने, तो वहीं उनसे सवाल जवाब होगी। तो देखिए, जब तक आपके पास सत्ता है तब तक उगते सूरज को सब लोग प्रणाम करते हैं, उगते और उगे हुए सूरज को प्रणाम करते हैं। उसके बाद खेल खत्म, कौन पूछता है। अभय जी सोचिए, मेरी जिंदगी में भी कुछ तनाव होंगे, आपकी जिंदगी में भी तनाव होंगे, लेकिन जो मोदी की जिंदगी में इस समय तनाव होंगे वो हम लोगों के तनाव से हजार नहीं लाख गुना बड़े होंगे। उनकी मन स्थिति क्या हो रही होगी कि उनको लग रहा होगा कि सत्ता फिसल सकती है मेरे हाथ से। ये डर, ये खौफ क्या उनको सोने दे रहा होगा? हाँ नहीं, ये तो खैर सभी नेताओं के साथ होता है और मोदी जी के साथ ही कोई नहीं, नेता, दूसरे लेकिन नेता कोई भी। नेता इतना ज्यादा लाइन नहीं खींचता ना। इन्होंने तो इतनी लंबी लाइन खींच दी ना, सबको जेल भेजो, सबको ये करो, सबको वो करो, कि कोई भी हर हाँ, नेता इस बार इन्होंने जो किया है वो भी उनके खिलाफ जा रहा है बहुत ज्यादा। देखिए, नरेंद्र मोदी को ये समझना चाहिए था कि उनको जो बहुमत प्राप्त हुआ है उस बहुमत का किरदार क्या है।
वो बहुमत जो है भौगोलिक रूप से एक सीमित बहुमत है, ज्योग्राफिकली बहुत लिमिटेड मेजोरिटी है, और उस ज्योग्राफी में, उस भौगोलिक दायरे में वो मेजोरिटी कभी भी आपकी घट सकती है। अब मैं ऐसा बताइए कि मान लो राजस्थान में जितनी सीटें हैं, कितनी राजस्थान में कितनी सीटें हैं? राजस्थान में 25 है सीटें, जो भी हाँ, मैं नंबर संख्या में गड़बड़ कर देता हूं। हाँ, अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी उसमें से 20 सीटें जीतती है, तो कोई भी कहेगा बहुत शानदार चुनाव लड़ा भाई, 2 बार से पूरी पूरी सीटें जीत रहे थे, इस बार भी 20 सीटें जीत ली। कौन कहेगा कितना कि कोई खराब नतीजा है? 100 में 95 नंबर प्राप्त करना, 100 में 90 नंबर प्राप्त करना कोई खराब नतीजा है? लेकिन ये लोग उनके पूरा बहुमत का किरदार ही ऐसा था कि 1% नंबर की कटौती नहीं झेल सकते ये। सही बात है। अगर उनका बहुमत सारे देश में बिखरा हुआ होता, जैसे कांग्रेस का होता था एक जमाने में, तब फिर बात अलग होती। अब बहुत लोगों को ध्यान नहीं है, लद्दाख में ये सीट 100% हार रहे हैं, हमसे लिख के ले लीजिए बॉन्ड पे आप। पंजाब में 2 सीटें इन्होंने जीती थी, 100% हार रहे हैं। गांव गांव में इतना गुस्सा है, बीजेपी वाले घुसते हैं तो लोग भगा देते हैं। मतलब पंजाब में किसान आंदोलन की वजह से बहुत गुस्सा है। आपकी 3 सीटें ही कम हो गई हैं, अब 3 सीटें आप कहां से प्राप्त करेंगे वापस? चंडीगढ़ की सीट हार सकते हैं, 4 सीटें कम हो गई। अब आप कहां से ये 4 सीटों की भरपाई कहां से होगी? कहीं से नहीं हो सकती, है नहीं कोई मतलब ना, छोटे क्योंकि छोटे आपको जो बहुमत प्राप्त हुआ है उसका भौगोलिक दायरा एक सीमित भौगोलिक दायरा है। मान लीजिए पिछली बार उन्होंने कन्नौज सीट बहुत कम बहुमत से जीत ली थी, क्योंकि शिवपाल सिंह ने वोट काट लिए थे, 12,000 वोट, 12,000 वोट। हाँ, और दूसरे फिरोजाबाद में जो अक्षय यादव है, रामगोपाल जी के सुपुत्र, उनके वोट शिवपाल सिंह ने काट लिए थे, तो वो हार गए थे। अच्छा, इस बार शिवपाल सिंह तो खुद ही है वहां पे, साथ में खड़े हुए हैं, तो ये सीटें जीतनी है। अब इन 2 सीटों की भरपाई कहां से होगी? अच्छा, उत्तर प्रदेश में इतना क्यों बिगड़ गया मामला? आपको क्या लगता है? यहाँ पे ये इतना कॉन्फिडेंट थे कि हम 75 ले आएंगे, 72 ले आएंगे, वहां यहाँ इतना मामला क्यों? देखिए, इसीलिए मैं कहता हूं कि इस चुनाव में कुछ अप्रत्याशित घटित हो रहा है। अगर आप मुझसे चुनाव प्रचार के 1 महीने पहले ये सवाल पूछते तो मैं कहता नहीं, उत्तर प्रदेश में भाजपा बहुत मजबूत है। मैं कहता ही था, आपसे कहता था उत्तर प्रदेश में भाजपा बहुत मजबूत है, हमेशा कहता था भाजपा बहुत मजबूत है। अच्छा, अब मैं फिर कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी 50 सीटें जीतती है मान लीजिए, तो क्या ये खराब नतीजा है? सही बात है, 80 में 50 तो बढ़िया ही है, लेकिन बीजेपी के लिए बहुत। कल्याण सिंह अपने शिखर पे थे तो 50, 51, 55 सीटें जीतते थे वहां पे। ठीक बात है? लेकिन भाजपा इतना अच्छा नतीजा भी अफोर्ड नहीं कर सकती। 50 जीतने का मतलब कि दिल्ली में तो 100% सरकार ना बनना। हाँ, मैं वही कह रहा हूं। मेरा कहना है कि इनका जो बहुमत है, इसको लोग तथाकथित रूप से प्रचंड बहुमत, यानी क्या क्या अंडशंड बोलते थे उसके बारे में, वो कभी भी प्रचंड बहुमत नहीं था, वो स्पष्ट बहुमत था। वो जो बोलते थे है, वो स्थिति ये थी कि उस मोदी जी ने ये नहीं समझा कि उनके बहुमत की जड़ें कितनी कमजोर हैं। इसलिए वो उन्होंने इतने कमजोर बहुमत से उन्होंने 100 नहीं 200 सत्ता का 200% उपभोग करना शुरू किया। तानाशाही वाला भाव आ गया। हाँ, बिल्कुल, सत्ता का 200% उपभोग करना शुरू किया, और नतीजा क्या निकला आप देख लीजिए। न मोदी जी को उम्मीद थी, न मोदी जी के हमारे ऐसे आलोचकों को उम्मीद थी कि ऐसा होगा। हाँ, हड़बड़ाए मोदी, मोदी कर रखे थे हर चीज के लिए, ये इंतजाम नहीं किया था इससे निपटने के लिए। मोदी जी इतना हड़बड़ा गए कि वो अंबानी अडानी का नाम लेने लगे। इससे बड़ी हड़बड़ाहट क्या हो सकती है? इससे बड़ी ये तो उसमें तो मुझे भी ताज्जुब हुआ था। देखिए, अगले दिन उन्होंने बंद कर दिया लेना, अब कोई बीजेपी वाला भूल से भी उनका नाम नहीं लेता है। अरे काम कर गए अभय जी, मेरा ही अच्छा खासा नुकसान हो गया। इन्होंने अंबानी अडानी का नाम लिया, अगले दिन पूरा शेयर मार्केट नीचे आ गया। 2 दिन में हजारों करोड़ बिकवाली हो गई, और शेयर मार्केट लगातार गिर रहा है। विदेशी निवेशकों ने पैसे निकालने यहाँ से पैसा जो है चीन शिफ्ट हो रहा है। हाँ, पैसा यहाँ से निकलना शुरू हो गया कि चीन जा रहा है पैसा, चीन जा रहा है कि अपने ही आदमियों पे ये कटवा दे रहे हैं। मतलब देखिए, ये सब अब ज्यादा कुछ कहना ठीक नहीं है, इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि बड़ी बात नहीं बोलना चाहिए। हम लोग मोदी जी की तरह नहीं है कि हम बड़ी बड़ी बातें बोलें, लफाजी करें, ये बात नहीं बोलना चाहिए। लेकिन देश की राजनीति जो है वो परिवर्तन की तरफ जा रही है, ये तो मैं जरूर बोलूंगा।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये लगने भी लगा है कि देश की राजनीति परिवर्तन की तरफ जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपसे बात करके एक नई ऊर्जा मिलती है और नए विचार मिलते हैं। धन्यवाद, आभार। तो ये थे अभय दुबे जी, और आज मजे मजे में हम लोगों ने बहुत सारी गूढ़ बातें करी, रहस्य वाली बातें करी, आपको समझाया कि क्या करती है मीडिया। मुझको यकीन है ये चर्चा आपको पसंद आई होगी। अपनी राय से अवगत कराइएगा, चैनल को ज्वाइन और सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।